हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजीएमएन में। यहाँ पे आज हमें स्टार्ट करना है हमारे बायोलॉजी का नया चैप्टर जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बेसिकली हमें देखना है हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये कैसा बना होता है, इसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं और इसका क्या फंक्शन होता है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। चलिए बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो इसमें हम स्टार्टिंग करते हैं विद द डिस्कवरी ऑफ डीएनए। जैसे आज हमें सभी को पता होता है कि डीएनए ये हमारा एक जेनेटिक मटेरियल है या फिर ये ऐसा मटेरियल जो हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर को हमें लाने के लिए हेल्प करता है। बट बिफोर डिस्कवरी ऑफ डीएनए ये पता नहीं था कि एक्चुअल में कौन सा ऐसा कंटेंट है जो हमारे बॉडी के जो कैरेक्टर्स है इसको किसी हमारे आने वाले ऑफस्प्रिंग में या फिर हमारे में जो कैरेक्टर है हमारे पेरेंट्स से हमें लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। सो ये बेसिकली है डीएनए। सो इस डीएनए का इन्वेंशन या डिस्कवरी कैसा हुआ इसकी एक स्टोरी देखते हैं। सो आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे एक साइंटिस्ट का फोटो लगा है। इनका नाम है फ्रेडरिच मिशेल। इन्होंने 1989 में डिस्कवर किया था कि डीएनए ही हमारे सेल में एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। इसके लिए उन्होंने किया क्या था? इन्होंने यूज़ किया था हमारे जो WBCs होते हैं, ये WBC या फिर पज सेल्स। इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था वर्क विद द WBC दैट इज वाइट ब्लड सेल, जो कि हमारे पज में एक मेजर रोल या फिर एक मेजर कंटेंट के फॉर्म में अवेलेबल होता है। पज क्या होता है? जब हमें कोई इंजरी होती है वहाँ से जो लिक्विड रिलीज होता है जिसका एक्चुअल में काम होता है हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म को एम्पावर करना। ओके, पज क्या करता है? जब हमारी इंजरी से कहीं से पज निकलता है अल्टीमेटली एक्सटर्नल से जो आने वाले बैक्टीरियाज होते हैं इनको थोड़ा सा स्टॉप कर देता है या फिर हमारे सेल्स के इनसाइड में इन्वेड नहीं होने देता। ये होता है पज सेल। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने काफ़ी सारे पज सेल्स कलेक्ट किए। कहाँ से कलेक्ट किए? पज जनरली अवेलेबल होता है हम जो वुंड के ऊपर या इंजरी के ऊपर जो बैंडेज लगाते हैं इसमें ये पज सेल अवेलेबल होते हैं। लोकल किसी हॉस्पिटल से इन्होंने काफ़ी अमाउंट में ये बैंडेजेस कलेक्ट किए और इसमें से एक्सट्रैक्ट किया थे पज सेल, और इस पज सेल को फिर यूज़ किया था न्यूक्लियाई को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। फिर इसके लिए इन्होंने क्या किया? सबसे पहले बैंडेजेस कलेक्ट किए थे। बैंडेजेस कलेक्ट करने के बाद इन्होंने इस बैंडेजेस में से WBCs को निकाला था या फिर पज को निकाला था वॉश आउट करने के बाद। फिर जो सोल्यूशन था इस सोल्यूशन को उन्होंने वॉश किया था विद दी सॉल्ट वाटर। उसके बाद में फिर इसके अंदर अल्कलाइन सोल्यूशन ऐड किया था और इसके कारण क्या हो गया? जो भी सेल्स इसमें अवेलेबल थे ये लाइज हो गए यानी टूट गए, ब्रेक हो गए, और इस सेल के अंदर का जो कंटेंट था जिसे हम न्यूक्लिन या फिर न्यूक्लिया कहते हैं ये नीचे PPT के फॉर्म में अवेलेबल हो गया। फिर इस PPT के फॉर्म में जो न्यूक्लिया अवेलेबल था इसको एक्सट्रैक्ट आउट कर दिया और इसे कहा गया था न्यूक्लिन। केमिकली जो न्यूक्लिन होता है इसमें फॉस्फोरस का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करता है और इसीलिए इसे न्यूक्लिक एसिड कहा गया था। हिस्ट्री में याद रखना है कि डीएनए का डिस्कवरी कैसे किया था। ये है साइंटिस्ट, इन्होंने 1869 में क्या किया था? फ्रेडरिच मिशेलर, इन्होंने WBCs को कलेक्ट किया था। WBC क्या होते हैं? हमारे पज में एक मेन कंटेंट इसका होता है WBCs का। फिर WBC को कलेक्ट करने के बाद मतलब इन्होंने अभी कलेक्ट करने का प्रोसेस क्या था? इन्होंने कलेक्ट किए थे बहुत सारे बैंडेजेस लोकल हॉस्पिटल में से, यूज़ किए हुए बैंडेजेस को कलेक्ट किया था। फिर सॉल्ट सॉल्यूशन से इसको वॉश किया था ताकि जितना भी पस उस बैंडेज पे लगा है ये सब एक्सट्रैक्ट आउट हो जाए। फिर पस सेल मिल गए। इसके बाद में इसमें वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन ऐड किया था। इस सोल्यूशन को ऐड करने के बाद सेल लाइज हो गए थे यानी ब्रेक हो गए थे और इसके बाद जो भी सेल में न्यूक्लियाई प्रेजेंट था ये PPT के फॉर्म में मिल गया था। फिर फ्रॉम दिस न्यूक्लियाई उन्होंने क्या किया था? एक यूनिक केमिकल सब्सटेंस को आइसोलेट किया था और इसे कहा गया था न्यूक्लिन। न्यूक्लिन इसे कहा गया था। केमिकली न्यूक्लिन में फॉस्फोरस का काफ़ी हाई कंटेंट होता है और इसकी प्रॉपर्टी की बात करें ये एसिडिक होता है नेचर में और इसलिए इसे न्यूक्लिक एसिड कहा गया था। ये था डिस्कवरी ऑफ द डीएनए। इसके बाद जो अर्ली 1900 था इस टाइम पे मिशेलर ने न्यूक्लिन वॉज अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड ऐसा कहा था। अभी जो न्यूक्लिन के बारे में बात की है हमने 1900 में उसके ऊपर ऐसा डिस्कशन हुआ था कि जो न्यूक्लिन है एक्चुअल में ये मिक्सचर है। कौन से दो कंटेंट का मिक्सचर है? ये मिक्सचर है हमारे प्रोटीन्स का और न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप्स डिस्कवर हुए थे, डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म जैसे आप सभी को पता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मीनिंग होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों भी हमारे जेनेटिक मटेरियल के दो अलग अलग टाइप्स होते हैं ना। जेनेटिक मटेरियल डीएनए ये कैसे पता चला था? जेनेटिक्स जो भी लोग थे जो जेनेटिक्स का स्टडी करते हैं जिन्हें जेनेटिस्ट कहा जाता है, इन्होंने
ट्राई किया था कि हमें फाइंड करना है एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल कौन सा है जो कंटेंट को या फिर जो हेरिडिटी को कैरी करता है। सो जेनेटिक्स न्यू दैट जीन्स कंट्रोल द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। जीन्स होते हैं जो हमारे ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, यानी इनहेरिटेंस को ये सपोर्ट करते हैं या फिर इनके कारण इनहेरिटेंस होता है, ये नहीं पता था। और जीन्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? जीन्स होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। और केमिकली जो क्रोमोसोम है ये कौन से चीज से बना है? सो केमिकली क्रोमोसोम क्या है? डीएनए और प्रोटीन्स को ही क्रोमोसोम कहा जाता है। सो इनिशियली बहुत सारे जो जेनेटिस्ट थे, सो इन्होंने ये सोचा था कि जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और सेल के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। और इसीलिए ये कहा गया था कि जो प्रोटीन है ये वेरिएशन को कैरी करता है किसी भी स्पेसीज में। प्रोटीन, समझ रहे आप? डीएनए नहीं बल्कि प्रोटीन है जो हेरिडिटी को कैरी करता है और जो वेरिएशन को कंट्रोल करता है, ये पहले समझा जाता था। इसके बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिसके कारण ये पता चला कि प्रोटीन नहीं, एक्चुअल जो डीएनए है या फिर जो जीन्स होते हैं ये कैरी करते हैं इन्फॉर्मेशन को और इनहेरिटेंस के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर एक दूसरी साइड में ये बात पता चली थी कि डीएनए हो सकता है कि स्मॉल रहेगा, काफ़ी सिंपल मॉलिक्यूल रहेगा जिसके अंदर अलग अलग कंटेंट होंगे जो कि वैरी करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्पेसीज, यानी अगर हमने स्पेसीज चेंज किया तो उसका डीएनए और डीएनए का मटेरियल भी चेंज हो जाएगा। बट आफ्टर टाइम बहुत सारे आइडियाज़ आए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिसके कारण ये सब जो बातें थी अबाउट द डीएनए ये सब गलत साबित होती हैं। इनफैक्ट जो डीएनए था, डीएनए मॉलिक्यूल ये बहुत ज़्यादा लार्ज है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। और ये जो लार्ज मॉलिक्यूल है ये बहुत सारे स्पेसीज में वैरी करता है। Now variation in the DNA molecule are different than the variation in the shape। अभी जो वेरिएशन की हम बात कर रहे हैं डीएनए मॉलिक्यूल में, ये ऐसा नहीं है कि वेरिएशन इन द शेप, यानी ऐसा नहीं है कि हमारे में जो डीएनए होता है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और किसी अगर एनिमल की बात करें तो इस तरह का है, ऐसा कुछ नहीं है। डीएनए में जो वेरिएशन है ये इसके कंटेंट में वेरिएशन है। ओके, इसमें जो केमिकल्स प्रेजेंट है इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन है। अदरवाइज इसके जो नॉर्मल टर्म्स हम कंसिडर करते हैं टू गेट द वेरिएशन, जैसे कि शेप है, साइज है, सो इसमें कोई स्पेशल ऐसा वेरिएशन नहीं होता है। बट सरप्राइजिंगली बहुत सारे रिसर्चर को ये पता चला था कि मतलब बहुत सारे रिसर्चर्स जो थे इन्होंने पहले ये ऐसा कहा था कि हमारे जेनेटिक्स में जो मेन रोल प्ले करते हैं ये होते हैं प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल है हर एक जेनेटिक प्रोसेस के पीछे। बट आफ्टर द डिस्कवरीज, बहुत सारी डिस्कवरी के बाद ये बात क्लियर हुई थी कि हम जो सब क्रेडिट प्रोटीन को दे रहे हैं एक्चुअल में ये क्रेडिट हमने डीएनए को देना चाहिए या फिर डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, ये बात हमें पता चली थी। नाउ इसके बाद में आगे चलते हैं। सो ओवर अ पीरियड रफली 25 साल यानी 1928 से 1952 तक जेनेटिक्स को ऐसा लगा था कि डीएनए नहीं बल्कि हमारा जो प्रोटीन है यही जेनेटिक मटेरियल है। ओके, सो रफली 25 साल लग गए ये बात को क्लियर करने के लिए कि नहीं, जो डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है। एट द एंड रिजल्ट क्या आया 25 सालों की मेहनत के बाद कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ना कि हमारे प्रोटीन्स। सो अभी हमें स्टडी करने हैं ये बहुत सारे कंट्रीब्यूशन जिन्होंने इस वाले सेंटेंस को देने के लिए हमें हेल्प किया था। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द एक्सपेरिमेंट जो कि था हमारे ग्रिफिथ भाई साहब का एक्सपेरिमेंट। सो इन्होंने क्या कहा था? सो जो ये ग्रिफिथ साइंटिस्ट थे इन्होंने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर थे, यानी एक डॉक्टर थे जो ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट्स को। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था बैक्टीरिया के ऊपर। कौन सी स्पेसीज थी बैक्टीरिया की? सो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम की एक स्पेसीज थी जो कि जनरली हमें पता है कि इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कारण निमोनिया जैसा एक जानलेवा डिसीज होता है। आजकल हमारे पास बहुत से ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बट इन्होंने 1928 में इस पर रिसर्च किया है। एट दैट टाइम ये वाला बैक्टीरिया डायरेक्ट इंसान को किल करने के लिए भी मतलब उतना उसके ऊपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। सो इन 1928 इन्होंने ये वाला बैक्टीरिया यूज़ किया था टू स्टडी कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल ये एक्चुअल में क्या होता है। सो निमोनिया कॉज करने वाला जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इसको यूज़ किया था ह्यूमन और कुछ अदर मैमल्स के अंदर। देन ग्रिफिथ ने यूज़ किए थे 2 स्ट्रेन्स या फिर 2 जेनेटिक वैरायटीज़, जिसमें एक स्ट्रेप्टोकोकस था जिसके कारण निमोनिया होता है और एक स्ट्रेप्टोकोकस था जिसके कारण निमोनिया मतलब कॉज भी नहीं होता या फिर डेथ भी नहीं होती। सो इन्होंने 2 वेरिएशंस सेलेक्ट किए थे इस निमोनिया बैक्टीरिया के। एक वाला स्ट्रेन ऐसा था जो डायरेक्टली डेथ कॉज करता था,
यानी कि ये काफ़ी डेंजरस था। और जो सेकेंड वाला था इसके कारण कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता था, इंसान या फिर जो भी मैमल है ये लाइफ कंडीशन में यानी जिंदा रहता था। तो ये 2 स्ट्रेन्स उन्होंने सेलेक्ट किए थे। सो लेट्स सी, ये जो 2 स्ट्रेन उन्होंने यूज किए थे, सो फर्स्ट वाला जो था ये वायरुलेंट था, स्मूथ था और पैथोजेनिक था, यानी इसके कारण क्या होने वाला था, निमोनिया होने वाला था। सो ये खतरनाक वाला स्पेसिस उन्होंने यूज किया था। इसके बाद में ये वाला जो टाइप था स्मूथ वाला, ये है एस टाइप, और जो सेकेंड वाला नॉन वायरुलेंट यानी जिसके कारण निमोनिया या फिर कोई भी डेंजरस सिचुएशन नहीं होने वाले, ये था नॉन कैप्सुलेटेड आर टाइप, जो कि रफ भी था और नॉन पैथोजेनिक था, यानी इससे हमें कोई भी खतरा नहीं था। अभी इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने क्या किया था, सो फर्स्ट क्या किया था, इन्होंने माइस को कंसिडर किया था एज एक्सपेरिमेंट एनिमल, यानी चूहे सेलेक्ट किए थे एक्सपेरिमेंट एनिमल के तौर के ऊपर। सो जो फर्स्ट था हमारा रफ स्ट्रेन या फिर आर स्ट्रेन, जो कि एक्चुअल में वायरुलेंट नहीं था। सो ये क्या होता है, ये है रफ स्ट्रेन, आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है रफ स्ट्रेन, यानी इसका आउटर लेयर ऐसा रफ है। सो दैट्स वाई ये है रफ स्ट्रेन। इसको इंजेक्ट किया माइस में, बट माइस जिंदा था, मरा नहीं वो। इसके बाद में इन्होंने जो सेकेंड वाला स्ट्रेन था जो वायरुलेंट था, जो कि डेंजरस था, या फिर जो स्मूथ वाला स्ट्रेन था, इसको जब माइस में इंजेक्ट किया सो वो बेचारा मर गया। अभी थर्ड केस में उन्होंने क्या किया था, हिट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन लिया, यानी ये वाला जो मारने वाला भाई जो था, सो इस मारने वाले बैक्टीरिया को मार के फिर उन्होंने इसे इंजेक्ट किया था माइस में, बट इसका रिजल्ट भी ये था कि माइस अभी भी जिंदा था। समझ रहा है। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, जो रफ वाला स्ट्रेन था, अभी रफ वाला स्ट्रेन एक्चुअल में नॉर्मल ही है, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता, इससे इंसान मरने नहीं वाला। ओके, सो ये वाला जो था आर स्ट्रेन, सो आर स्ट्रेन को उन्होंने लिया, प्लस इधर जो ये हिट किल किया हुआ स्मूथ वाला वेरिएंट था, ठीक है, जो माइस को मार सकता है बट ये हिट किल्ड है, यानी इसको गर्म करके मार दिया। सो इन दोनों का मिक्सचर लिया, एक लिया उन्होंने ऐसा वाला स्पेसिस, एक ऐसा वाला स्पेसिस जिसके कारण चूहा मरा नहीं था, सेकेंड वाला ऐसा स्पेसिस लिया जिसके कारण चूहा मरा था। बट ये इन्होंने जब ये एस स्ट्रेन लिया था स्मूथ वाला, सो इसको हिट किल्ड वाले फॉर्म में लिया, यानी इसको मारने के बाद इसको यूज किया। सो इन दोनों के मिक्सचर को जब माइस में इंजेक्ट किया, देन द रिजल्ट वाज वेरी सरप्राइजिंग। इस वाले कंडीशन में जो चूहा था ये मर गया। सो 2 कंडीशंस हमें यहाँ पे मिलती है जिसमें हमारा जो लैब एनिमल है या फिर जो हमारा माइस है इसका डेथ होता है। सो फर्स्ट कंडीशन थी जब हमने स्मूथ स्ट्रेन को इंजेक्ट किया था नॉर्मल फॉर्म में, उस टाइम पे भी हमारा माइस मर गया था। ऑब्वियसली ये काफ़ी ऑब्वियस था, बिकॉज एस स्ट्रेन जो है ये वायरुलेंट था, यानी ये निमोनिया कॉज कर सकता था प्लस डेथ भी कॉज कर सकता था। सो दैट्स वाई ये कंडीशन हो गई। सेकेंड वाले कंडीशन में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सेकेंड वाले कंडीशन में यही वाला स्ट्रेन जो कि इतना डेंजरस है इसको हिट किल्ड फॉर्म में लिया था, यानी मारने के बाद लिया था, प्लस इसके साथ उन्होंने जो नॉन वायरुलेंट स्पेसिस थी इसको ऐड किया था। बट शॉकिंगली यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मतलब यहाँ पे नॉर्मली अगर हमने ये पहले 3 एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया, सो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, ना ही हमारे पास ये वाला वायरुलेंट है और ना ही ये वाला वायरुलेंट है। दोनों से भी जब निमोनिया कॉज नहीं हुआ था, दोनों से भी जब इंडिविजुअली कोई माइस नहीं मरा था, सो जब इनका मिक्सचर लिया था उस टाइम पे भी माइस को डेथ इफेक्ट नहीं शो होना चाहिए था, बट ये हुआ है। सो इसके पीछे का रीज़न क्या था, सो इसके पीछे का रीज़न जो ग्रिफिथ भाई साहब थे इन्होंने इस तरह से कंक्लूड किया था कि भाई देखो, जो स्ट्रेन था, ओके, ये वाला जो स्ट्रेन था जो एक्चुअल में वायरुलेंट था, इसको मारने के बाद भी इसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल था ये ट्रांसफर हो गया था हमारे नॉन वायरुलेंट वाले में, एंड दैट्स वाई यहाँ पे जो माइस था इसका डेथ हुआ, ऐसा इन्होंने एक्सप्लेन किया था। सो इसको डिटेल में देखते हैं एक बार। तो आपको ये सब केसेस याद रखने, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। सो आपको चारों भी केसेस लिखने कि फर्स्ट में क्या हो सकता है या क्या हुआ था, सेकेंड में, थर्ड में और फोर्थ में, और इनका रिजल्ट क्या आया था ये भी आपको इसमें लिखना है। फिर इसके बाद आता है लार्ज नंबर ऑफ बहुत सारे जो एस स्ट्रेन थे, यानी कि जो हमारा वायरुलेंट वाला बैक्टीरिया था, ये वायरुलेंट वाले बैक्टीरिया हमें कहाँ से मिले थे, जो माइस मर गया है। जो लास्ट वाला हमने फोर्थ वाला जो केस स्टडी किया था, इसमें क्या हुआ था, माइस मर गया था और हमने इसके अंदर जो हमारा एस स्ट्रेन था, सो इसको हमने किल्ड फॉर्म में इंजेक्ट किया था। बट जब हमने ब्लड ऑब्टेन किया इस एनिमल का, सो ये हमें लाइव फॉर्म में नजर आए। सो इसके पीछे क्या रीज़न है कि जो मरे हुए बैक्टीरिया थे ये भी हमें बाद में लाइव फॉर्म में क्यों नजर आए। सो ये जो 4 एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर से ये पता चला था कि कुछ तो ऐसा है जो कि हार्मलेस आर स्ट्रेन को भी हार्मफुल बना दिया, या फिर इसने हार्मलेस आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया। सो इसके ऊपर से ही हमारे जो ग्रिफिथ भाई साहब थे इन्होंने ये कहा था
कि यही एक रीज़न है जिसके कारण हमारा जेनेटिक चेंज हो सकता है। और इन्होंने यही बात कही थी कि जो हिट किल किए हुए बैक्टीरियाज थे ये तो कैसे थे भाई, ये तो वायरुलेंट थे बट ये किल्ड किए हुए थे, बट ये वायरुलेंट थे, किल्ड फॉर्म में थे, बट इन्होंने क्या किया, जो जिंदा वाले आर स्ट्रेन थे नॉन वायरुलेंट, इसको भी वायरुलेंट बना दिया। सो ये इन्होंने एक्सप्लेन यहाँ पे किया था और ये कहा था कि कुछ तो ऐसा है जो ट्रांसफर हो रहा है वायरुलेंट से नॉन वायरुलेंट में। इन्होंने ये कंक्लूड किया था एट द एंड कि जो आर स्ट्रेन था बैक्टीरिया, इसने कुछ तो ऐसा लिया है एस स्ट्रेन थे जिसके कारण ये वायरुलेंट हो गए या फिर हमारा जो माइस था ये मर गया। और ये वाला जो मटेरियल था जो इधर से उधर ट्रांसफॉर्म हुआ, इसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऐसा एक टेंटेटिव नाम दिया गया था। और ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एस स्ट्रेन से ट्रांसफर हुआ था आर स्ट्रेन में, जिसके कारण हमारा नॉन वायरुलेंट भी वायरुलेंट बन गया था। नाउ फ्रॉम द हिट किल्ड एस बैक्टीरिया क्या हुआ था, ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल चला गया था आर स्ट्रेन में और इसने फिर हमारा जो आर स्ट्रेन था इसको काफ़ी ज़्यादा खराब कर दिया या फिर इसको वायरुलेंट बना दिया। ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। सो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था 3 साइंटिस्ट के द्वारा, जिसमें एवरी, मैककार्टी एंड मैकलियोड ये तीनों भी इन्वॉल्व थे। सो 1940 में आफ्टर 10 ईयर्स, पिछले एक्सपेरिमेंट से लगभग 10 साल के बाद, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे ये तीनों भी। सो इन्होंने फर्स्ट एविडेंस ऑब्टेन किया था टू प्रूव कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है या फिर जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जिसके बारे में ग्रिफिथ ने कहा था, ये कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ डीएनए ही होता है। सो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया था, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या फिर एंजाइम्स को कुछ सेल्स से एक्सट्रैक्ट किया था, एस सेल से, यानी कि जो वायरुलेंट स्ट्रेन था। फिर इसको मिक्स किया था उन्होंने हिट किल किए हुए एस स्ट्रेन के साथ और आर सेल के साथ सेपरेटली। ठीक है, हिट किल किए हुए एस और नॉर्मल आर दोनों के साथ भी इन्होंने इसको मिक्स किया था और कंफर्म किया कि एक्चुअल में कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है। ओके, आर से एस में हो रहा है या एस से आर में हो रहा है। सो उन्हें ये पता चला कि ओनली डीएनए वाज एबल टू ट्रांसफॉर्म हार्मलेस आर स्ट्रेन इनटू द डेडली एस स्ट्रेन। डीएनए के कारण ही क्या हो रहा है, जो आर हमारा नॉर्मल था बेचारा, जो कि वायरुलेंट नहीं था, ये भी वायरुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये बात यहाँ पे पता चली थी। सो इस वाले एक्सपेरिमेंट को डिटेल में देखते हैं। सो हमारे एवरी, मैककार्टी और मैकलियोड इन तीनों ने क्या किया था, आपको पूरा डिटेल में याद रखना है। ईयर है 1944, पिछले एक्सपेरिमेंट से 10 साल के बाद। ये तीनों भी एक यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे थे और ये तीनों भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और इन्होंने फर्स्ट एविडेंस दिया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की हमने बात की थी ग्रिफिथ वाले एक्सपेरिमेंट में, ये डीएनए ही होता है। सो इस एक्सपेरिमेंट के लिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्यूरिफाई किया डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स को और कुछ मटेरियल को जो कि सेल में से एक्सट्रैक्ट किए थे। कौन से सेल में से, एस वाले सेल में से या फिर एस स्ट्रेन में से। जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के जो 2 स्ट्रेन्स देखे थे हमने, इसमें से एस स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। सो इसको उन्होंने मिक्स किया था, कहाँ पे मिक्स किया था। सो एस सेल, इसको 2 बार मिक्स किया। एक फर्स्ट टाइम इन्होंने मिक्स किया था इसी को विद द हिट किल्ड एस स्ट्रेन। सो हिट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ मिक्स किया फर्स्ट केस में, और सेकेंड केस में क्या किया था, इन्होंने इसको सिंपल जो लिविंग आर सेल्स थे इसके साथ मिक्स किया था, लिविंग आर सेल के साथ। और फिर स्टडी किया कि एक्चुअल में किधर से क्या ट्रांसफर हो रहा है, एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल कौन है। सो उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जिसे प्रोटीएजेस कहा जाता है, और जो आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम है जिसे आरएनएस कहा जाता है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। सो जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है ये प्रोटीन भी नहीं है और आरएनए भी नहीं है, फिर क्या बचा, डीएनए। सो इन्होंने एक्चुअली ये बात उन्हें पता चली थी कि अगर हमने डीएनए के साथ ये वाला रिएक्शन या फिर ये वाला एक्सपेरिमेंट किया, सो ये इनहिबिट करता है ट्रांसफॉर्मेशन को। इसका मतलब है कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मटेरियल है। और ये एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए इन्होंने डीएनए को यूज़ किया था, या फिर टू प्रूव दिस एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए ही होता है। बट सभी बायोलॉजिस्ट इनके इस वाले एक्सपेरिमेंट के साथ भी कन्विंस नहीं हुए। तो चलो चल के देखते हैं। सो अभी हमें यहाँ पे डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्रूफ करना है। सो इसके लिए क्या किया था, सबसे पहले प्रोटीन। अभी इस वाले रेस में जेनेटिक मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं, इस वाले रेस में डीएनए था, आरएनए भी था और सबसे पहले था प्रोटीन।
सो प्रोटीन, आरएनए और डीएनए ये तीनों भी जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, ऐसा लग रहा था, बट हमें प्रूफ करना है कि एग्जैक्टली कौन सा है। सो इसके लिए इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया, जैसे कि अभी हमने लास्ट वाले स्लाइड पे देखा कि इन्होंने मिक्सचर बनाया था, एक किल्ड वाले बैक्टीरिया का एस के साथ, एस वाले स्ट्रेन के साथ, और एक वाला था आर वाले स्ट्रेन के साथ। सो अब इसके साथ इन्होंने क्या किया, ये तीनों भी मटेरियल में से कोई एक मटेरियल जेनेटिक है, ये इन्हें प्रूफ करना है। सो तीनों मटेरियल को डाइजेस्ट करने वाले कौन कौन से मटेरियल है या फिर कौन से एंजाइम है जो इनमें से तीनों को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। सो जैसे कि अगर बात किया प्रोटीन का, सो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएजेस होते हैं। सो उस वाले मिक्सचर में उन्होंने प्रोटीएजेस ऐड कर दिया कि अगर प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ये उन्हें चेक करना था। फिर आरएनए के साथ भी ऐसे ही किया, आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला होता है आरएनएस, फिर उस वाले मिक्सचर में आरएनएस को ऐड कर दिया, यानी अगर आरएनएस को डाइजेस्ट कर दिया क्या इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ये चेक करना था। फिर उन्हें ये बात पता चली कि जब हमने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया और आरएनए को डाइजेस्ट किया, सो इन दोनों भी केसेस में इनका डाइजेशन होने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आया, वहां पे इजीली ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बट जब उन्होंने डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला डीएनएज वाला एंजाइम ऐड किया था, सिर्फ इस कंडीशन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। ये डायरेक्ट ये इंडिकेट करता है कि अगर डीएनए ही नहीं रहा तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। सो कॉमन क्या हो गया बच्चों इसका रीजन, सो इसके ऊपर से हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो डीएनए है, ये डीएनए ही क्या है, ये एक हमारा जेनेटिक मटेरियल है। सो ये बात इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुई, बट हाउएवर सभी को ये बात उतना हजम नहीं हुआ कि हाँ ये सही है। मतलब हर एक साइंटिस्ट इस वाले एक्सपेरिमेंट के साथ उन्होंने सहमति नहीं दी कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ कर सकता है, ऐसा उन्हें नहीं लगा था। सो अभी हमें पैकेजिंग स्टडी करनी है दोनों भी केसेस में, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। सो प्रोकैरियोट में एक बार देख लेते यूकैरियोट के बारे में और प्रोकैरियोट के बारे में। सो यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, प्रोकैरियोट यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेवलप नहीं है या फिर जिनका न्यूक्लियस इसके सेल ऑर्गेनेल्स के साथ ही मिला हुआ होता है, इनमें कोई स्पेसिफिक ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं होता। और यूकैरियोट का मीनिंग होता है हमारे जैसे डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म जिनके पास सब कुछ डेवलप है और इनका न्यूक्लियस इनके सेल ऑर्गेनेल के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता या फिर ये अलग होता है। सो स्टार्ट करते हैं विद प्रोकैरियोट। सो प्रोकैरियोट के अंदर क्या होता है, सो प्रोकैरियोट फॉर एग्जांपल ई कोला जैसे बैक्टीरिया जिनका सेल साइज कंप्लीट सेल ही इतना सा होता है, 2 से 3 माइक्रोन का होता है, और दे डू नॉट हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, इनका न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में भी नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इनके पास प्रेजेंट नहीं होता है, और जो न्यूक्लियाइड होता है ये काफ़ी स्मॉल होता है। यानी कि मान लीजिए कि अगर ये ई कोलाई का सेल है, सो इसमें इतनू सा कहीं तो न्यूक्लियस है, स्मॉल है, सर्कुलर है, और इसके अंदर जो भी न्यूक्लिक मटेरियल होता है या फिर जो जेनेटिक मटेरियल है ये भी हाईली फोल्डेड फॉर्म में, यानी ऐसा फोल्ड करके रखा हुआ है। नेकेड रिंग ऑफ द डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और ये जो नेकेड रिंग होता है डीएनए का ये 1100 मीटर लॉन्ग होता है पेरीमीटर में, यानी अगर उसको हम स्ट्रेट करके देखें तो ये इतना लंबा होता है, बट वो हाईली कॉइल्ड फॉर्म में उसके अंदर रखा हुआ होता है। एंड इसके अंदर नियर अबाउट 4.6 मिलियन बेस पेयर होता है, ये काफ़ी बड़ा नंबर है, 4.6 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं इन केस ऑफ ई कोलाई। ई कोलाई क्या है बच्चों हमारा, ई कोलाई एक हमारा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और इस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, बेस पेयर कितने हैं, सो 4.6 मिलियन बेस पेयर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो पैकेजिंग इन द प्रोकैरियोट, सो प्रोकैरियोट में किस तरह का इसका पैकेजिंग है, चलिए चल के देखते हैं। सो ये डायग्राम आपको आपके बुक में दिया हुआ है। सो दिस इज द डायग्राम जो शो करता है हमें कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में किस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स है इनका जेनेटिक मटेरियल पैक किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसको काफ़ी छोटे सी जगह में कंडेंसली रखा हुआ होता है। सो ये है एक सर्कुलर अनफोल्ड क्रोमोसोम। ओके, ये क्या है, सिर्फ एक सर्कुलर है, सिंपल एक रिंग है, अनफोल्ड फॉर्म में क्रोमोसोम है, इतना सा इसका डायमीटर है। बट जब आरएनए की बात करें तो ये फोल्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, और 40 से 50 लूप्स यानी इस तरह की, ये जो आपको पंखुड़ी दिखाई दे रही है फ्लावर की, ऐसे 40 से 50 के लूप में इसको
ऐसा जोड़ा गया होता है ताकि ये कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ के साथ रह सके। इसके बाद में ये है सुपर कॉइल्ड फोल्डेड क्रोमोसोम। सो सुपर कॉइल्ड फोल्डेड क्रोमोसोम में क्या होता है देखो, सो सुपर कॉइल्ड में ये जो एक एक लूप है, इस लूप के अंदर भी और सब लूप्स होते हैं, दैट्स वाई इसी को सुपर कॉइल्ड लूप कहा जाता है, और इंडिपेंडेंटली सुपर कॉइल्ड होते हैं। अब जब सिर्फ निक डीएनए की बात की जाए तो इस तरह का दिखाई देता है। सो ये है कि किस तरह से प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डीएनए का पैकेजिंग होता है। सो ये अगर इस फॉर्म में है तो ये है हमारा सर्कुलर अनफोल्डेड क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम को फिर आगे इस तरह से कन्वर्ट किया गया, फिर अगर इसके अंदर सुपर कॉइलिंग होकर फिर इतने से जगह में इतना बड़ा डीएनए या फिर आरएनए जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल है इसको स्टोर किया गया। सो ये था अबाउट द प्रोकैरियोटिक। अभी बात करते हैं हमारा यूकैरियोटिक के बारे में, यानी हम सब या फिर हमारे तरह और भी जो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है इनके बारे में। सो जो यूकैरियोटिक्स होते हैं, सो ये वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस के साथ होते हैं। सो हमारे सेल में जो न्यूक्लियस होता है ये वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हमारे पास होता है, न्यूक्लियोलस होता है, थ्रेड लाइक मटेरियल होता है जिसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं। अब इस क्रोमोसोम में क्या होता है, सो डीएनए होता है विथ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हमारे डीएनए में दो टाइप होते हैं प्रोटीन के, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, जिसको रिपोर्ट किया गया था बाय द साइंटिस्ट आर कॉर्नबर्ग इन 1974। 1974 में इस साइंटिस्ट को ये पता चला था कि हमारे डीएनए में दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। फिर जो ऑर्गेनाइजेशन था, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डीएनए, ये कैसा होता है, सो हमारे पास जो डीएनए है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अवेलेबल है, यानी सादा सिंपल नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। और डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यू, अमाइनो एसिड रेसिड्यू के अबंडेंस के ऊपर डिपेंड करता है विथ की चार्ज साइज, जो साइड चेन्स है प्रोटीन के, इसके ऊपर चार्ज कौन सा है। सो काफ़ी केमिस्ट्री जुड़ी है हमारे डीएनए के पैकेजिंग के साथ और इसके स्ट्रक्चर के साथ। तो इसके स्ट्रक्चर से शुरुआत करते हैं। सो अभी जैसे कि हमने देखा है प्रोटीन है हमारा या फिर जो जेनेटिक मटेरियल है, इसके अंदर प्रोटीन्स कौन कौन से, सो दो टाइप के प्रोटीन है, एक है हिस्टोन प्रोटीन और एक है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। सो जो हिस्टोन होता है, इस हिस्टोन का केमिकल कंटेंट अगर हम देखें, सो हिस्टोन में लाइसिन और अर्जिनिन दोनों भी रेसिड्यू काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों भी अमाइनो एसिड रेसिड्यू जो होते हैं ये बेसिक अमाइनो एसिड है और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। जो हिस्टोन प्रोटीन है इसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट कौन सा होता है, कौन से अमाइनो एसिड का होता है, लाइसिन और अर्जिनिन का, जो कि दोनों भी बेसिक अमाइनो एसिड्स है और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा होता है। सो द हिस्टोन इट इज द सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स। सो हिस्टोन क्या है, ये एक सेट होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन के, जिसमें आता है हिस्टोन प्लस प्रोटामाइन, ये दोनों भी बेसिक है, याद रखना है अच्छे से। दिस हिस्टोन्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू मेक, अभी ये जो हिस्टोन होते हैं किस तरह से ऑर्गेनाइज किए होते हैं हमारे डीएनए के चेन में। सो हिस्टोन जनरली एक यूनिट में 8 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं एंड दैट्स वाई इसे ऑक्टामर कहा जाता है, ठीक है। अभी ये 4 किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, 8 इस तरह से प्रेजेंट होते हैं कि जो 4 है ये फ्रंट साइड में प्रेजेंट होते हैं और जो बचे हुए 4 है ये इनके पीछे प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई इसे ऑक्टामर कहा जाता है, समझ रहा है। सो जो हिस्टोन होता है इसका अरेंजमेंट किस तरह से होता है, इट इज अरेंज इन द ऑक्टामर फॉर्म, जिसके डायग्राम आपको दिया हुआ है, देखिए। सो यहाँ पे ये जो येलो कलर के सर्कल हमें दिखाई दे रहे हैं ये हमारे हिस्टोन्स और ये 8 है नंबर में, 4 सामने ही और 4 सेम पीछे के साइड में अवेलेबल है। H1 हिस्टोन यानी जो ग्रीन कलर का आपको ये नजर आ रहा है ये H1 हिस्टोन, और जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, सो ये रेड कलर का, यानी ये क्या करता है हमारे हिस्टोन प्रोटीन को इस तरह से बाइंड करता है। जैसे हमारे पुराने ज़माने में टेलीफोन हुआ करते थे और इसकी एक स्प्रिंग वाली वायर हुआ करती थी, सेम उसी तरह से ये जो हमारे डीएनए होता है इसको बाइंड करके रखा हुआ होता है। सो ये है हमारा हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर और उसका अरेंजमेंट, इसको भी आपको डिटेल में देखना है। सो अभी हमने बात की है कि जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन है ये इस तरह से अवेलेबल होता है। अभी जो निगेटिवली चार्ज हेलिकल डीएनए होता है ये रैप करता है इस हिस्टोन को, जो मैंने अभी बताया वायर की तरह। सो ये डीएनए मॉलिक्यूल निगेटिवली चार्ज होता है और ये हिस्टोन के ऑक्टामर को ऐसे साइड से स्पाइरल बाइंडिंग की तरह से गोल गोल से लपेट लेता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। सो ये जो हिस्टोन का कंप्लीट स्ट्रक्चर था इसी को न्यूक्लियोसोम कहा जाता है, अच्छे से याद रखना है। सो न्यूक्लियोसोम में क्या होता है, हमारा डीएनए का स्ट्रैंड होता है और इसके अंदर 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल होते हैं और इसे कंबाइनली न्यूक्लियोसोम कहा जाता है।
द न्यूक्लियोसोम ये क्या है? सो द न्यूक्लियोसोम्स इट इज मेड अप ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच 4 टाइप्स ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन के 4 टाइप इसमें अवेलेबल होते हैं जो कि इनलिस्ट किए हुए हैं, जैसे कि H2A है, यहाँ पे आपको डायग्राम में नाम दिए हुए हैं। सो ये हिस्टोन प्रोटीन्स है, H2A, H4, H2B और H3 सेम ये दो में प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई ये ऑक्टामर बना देते हैं। और यही सेम मॉलिक्यूल हमें जितने भी न्यूक्लियोसोम रहेंगे इन सब में यही प्रेजेंट रहते हैं। जो H1 प्रोटीन होता है ये डीएनए को बाइंड करता है, डीएनए के थ्रेड को कहाँ पे बाइंड करता है? जैसे ही डीएनए एंटर करता है इस न्यूक्लियोसोम में, सो स्टार्टिंग में ये बाइंड करता है विद द H1 प्रोटीन। ओके, सो H1 प्रोटीन के साथ ये इसको बाइंड करता है। आफ्टर दैट जो डीएनए का थ्रेड है इसके साथ ये बाइंड करता है और ऐसे कंप्लीट एक स्पाइरल लेके ये एक न्यूक्लियोसोम को एग्जिट कर देता है हमारा निगेटिवली चार्ज डीएनए स्ट्रैंड। अब इसके बाद हमें देखना है कि जो एक सिंगल न्यूक्लियोसोम होता है इसमें कितने बेस पेयर होते हैं। सो अकॉर्डिंगली 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं एक न्यूक्लियोसोम में, यानी कि उसके ऊपर जितना डीएनए हेलिक्स होता है इसके ऊपर कम से कम 200 बेस पेयर्स अवेलेबल होते हैं, जो कि हमें डायग्राम में देखे हैं। अब इसके बाद में आता है कम से कम 146 बेस पेयर जो है ये लॉन्ग सेगमेंट में प्रेजेंट रहते हैं हर एक न्यूक्लियोसोम में। जो एक्सेस वाला बीच में पोर्शन बचा होता है इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं ये रिपीटेटिंग यूनिट है, यानी ये स्पेसिफिक लेंथ के बाद रिपीटेटिवली अपीयर होते हैं, अगेन एंड अगेन आते हैं। एंड ये थ्रेड लाइक है, एक्चुअल में ये जो जेनेटिक मटेरियल ये थ्रेड लाइक होता है। और जो हमारा न्यूक्लियोसोम है ये थोड़ा सा गोलू मोलू सा थोड़ा सा बॉडी होता है। दैट्स वाई अगर हमने इसको सिर्फ सुपरफिशियली देखा तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी स्ट्रिंग में, किसी धागे में मोती हमने ऐसे पुरो के रखे, इस तरह का दिखाई देता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे यूज किया गया है बीट्स ऑन द स्ट्रिंग वाला लाइन। सो बीट्स ऑन द स्ट्रिंग का मीनिंग होता है कि हमें ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देता है कि ऐसा लाइन है, फिर एक बीड आ रहा है, फिर अगेन लाइन है, फिर एक अगेन बीड आ रहा है, यानी कि जैसे मोतियों की माला हो, इस तरह का एक स्ट्रक्चर नजर आता है। ये कब नजर आएगा? जब हम हमारे जेनेटिक मटेरियल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, उस टाइम पे हमें इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर नजर आता है। सो मूविंग फॉरवर्ड जो डीएनए का हेलिक्स होता है, डीएनए हेलिक्स, सो डीएनए हेलिक्स ऑफ 200 बेस पेयर ये रैप होता है किसी सिंगल हिस्टोन ऑक्टामर को। सो एक हिस्टोन ऑक्टामर को रैप करने के लिए हमें डीएनए के 200 बेस पेयर लगते हैं। ऐसे अगर 6 न्यूक्लियोसोम को हमने कॉइल किया, 6 न्यूक्लियोसोम्स को, 6 न्यूक्लियोसोम को अगर हमने कॉइल किया, देन ये एक सोलेनॉइड बनाता है जो हमारे टेलीफोन वायर की तरह दिखाई देता है, इसी तरह से गोल गोल स्प्रिंग की तरह। जो क्रोमैटिन होता है ये पैक करता है और फॉर्म करता है सोलेनॉइड स्ट्रक्चर जिसका डायमीटर कम से कम 30 nm दैट इज 300 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। और ये फर्दर अगेन सुपर कॉइल करके एक लूप वाला स्ट्रक्चर बनाता है जिसे क्रोमैटिन फाइबर कहा जाता है, जो कि और आगे कंडेंस्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यानी कंडेंस्ड फॉर्म में इसका कॉइलिंग होते ही रहता है। और मेटाफेज में, जो मेटाफेज का स्टेज होता है, इसमें जाकर के ये क्रोमोसोम बना देता है। जो क्रोमैटिन की पैकेजिंग है हायर लेवल के ऊपर, इसको एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन चाहिए होता है और इसे कहा जाता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। सो हिस्टोन को छोड़ के और जो प्रोटीन होते हैं इन्हें कहा जाता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, जो कि हायर पैकेजिंग में नीडेड होते हैं। सो ये कंप्लीट पार्ट आपको अच्छे से याद रखना है। एक बात याद रखना है कि जो हमारा न्यूक्लियोसोम है इसके रैपिंग के लिए हमें 200 बेस पेयर की इतना डीएनए का स्ट्रैंड चाहिए होता है। अभी हमें कुछ इमेजेस देखनी है। सो ये वाला इमेज है जो बीट्स ऑन द स्ट्रिंग वाली लाइन को प्रूव करता है, बुक में दिया है। अगर हमने हमारे जेनेटिक मटेरियल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी किया देन ये कैसा दिखेगा। सो ये इस तरह से दिखता है। बीट्स, स्ट्रिंग है, इसके ऊपर बीड है, स्ट्रिंग है, इसके ऊपर ये बीड है, स्ट्रिंग है, इसके ऊपर ये बीड है, इस तरह का कुछ हमें स्ट्रक्चर नजर आता है। ओके, इसके बाद में है यही वाला डायग्राम, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया हुआ है। सो इसके अंदर आप देख रहे हो, सो ये हमारा हिस्टोन का ऑक्टामर, और ये वाला जो आपको रेड कलर का लाइन दिखाई दे रहा है ये है हमारे डीएनए का स्ट्रिंग। इस तरह से वो रिपीटेटिवली आता है। सो ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है, किस तरह से न्यूक्लियोसोम 1 by 1 रिपीट होते हैं किसी एक स्ट्रैंड में, ये आपको दिखाया हुआ है। सो इसके बाद में हमें देखना है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। सो इस वाले पोर्शन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और फिर स्टडी करते हैं अबाउट दिस नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।